इन टाइम यस। रमेश विदुड़ी जी आप भी समय का ध्यान रखेंगे, सब लोग रख रहे हैं। यस। माननीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के ऊपर उनके लिए बोलने के लिए उनका देश के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैम आज सुबह मुझे बड़ा अचंभा लगा। कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता खड़गे साहब वो सुबह बोल रहे थे, मुझे बड़ा अचंभा लग रहा था जो उस भाषा को उपयोग कर रहे थे और किसको सुना रहे थे। शायद वो टीवी पे देख रहे हो, ठीक है, वरना वेणु जी उन तक मेरी बात जरूर पहुंचा देना। वो बार बार कह रहे थे अखबार पढ़ना, ये पढ़ना, वही केवल नेशनल हेराल्ड पढ़ते और अखबारों को पढ़ते नहीं, शायद उनकी जानकारी कुछ कम है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस ने ही गरीबों के लिए काम किया था और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल हमारी यूपीए की नेता और मनमोहन सिंह ने किया था। उनको कहो अभी शायद बादाम बादाम खिलाने शुरू करो उनको। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, अंत्योदय योजना के तहत इस पॉलिसी को वो लेकर आए थे जब अटल जी प्रधानमंत्री थे कि गरीबों को 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल की व्यवस्था होनी चाहिए। अटल जी ने कहा था अगर हमारी राज्यों में सरकार नहीं थी, आज 19 राज्यों में सरकार है, लेकिन उस टाइम भी बड़ा मन करके मैंने अटल जी ने कहा था कोई भी राज्य अपने गरीबों को अगर राशन सस्ता देना चाहता है तो केवल किराया दें और 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल केंद्र से व्यवस्था की जाएगी इस अनाज को गरीबों के भरण पोषण के लिए। यह योजना लागू की थी। और खड़गे जी सुबह कह रहे थे, उसके बाद वो कह रहे थे पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, 6 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे थे। खड़गे साहब 6 लाख करोड़ का हिसाब तो मांग रहे हो, लेकिन बजट को भी तो पढ़ लेते ना। उस 6 लाख हजार करोड़ को जो हिसाब मांग रहे हो पैसा कहां गया वो ये तो बता नहीं पाए। किसी बीजेपी के एनडीए के नेता के घर में चला गया, कहां गए एक ही बात दोहरा रहे थे। उनको लगा शायद 2G स्पेक्ट्रम की तरह हमारे लोगों की जेब में इनके भी कहीं ऐसा न जा रहा हो, पर पता नहीं लग पाया उनको भी। उनको लगा शायद कोयल घोटाले की तरह हमारे लोगों की जेब में जा रहा हो, ये राजा के पास जा रहा हो। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं ये 6 लाख हजार करोड़ रुपया सुरक्षा हेल्थ सुरक्षा बीमा के तहत 12 रुपए में गरीब के बेटे का, गरीब परिवार का बीमा होता है। 12 रुपए एक साल में एक गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए जाता है, साइकिल पर जाते हुए एक्सीडेंट हो गया, उसके इस देश में 85% लोग गरीब लोग रहते हैं, उसका बच्चे एक्सीडेंट हो गया, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उस परिवार का लालन पालन कौन करेगा? 12 रुपए में 2 लाख रुपए का बीमा कंपनी के माध्यम से व्यवस्था आप भी कर सकते थे, कागजों में आपने भी की होंगी वेणु साहब, लेकिन वो कभी प्रैक्टिकल जमीन पर नहीं आई। और अभी घोषणा हुई है कि 10 करोड़ परिवारों को, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का बीमा, उसकी बीमारी के ऊपर आप भी सांसद है, तुम्हारे क्षेत्र में जाते होंगे ऐसे गरीब लोग, कहते हैं भाई साहब कैंसर की बीमारी है, इलाज नहीं हो रहा है, 2 लाख कहां से लाऊं? हार्ट का ऑपरेशन है, 2 लाख कहां से लाऊं? रोज तक चिट्ठियां में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए लिखनी पड़ती हैं और वहां से कहते हैं इतना पैसा नहीं है, कोटे में दिया जाता है। आज 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ परिवार, देश के अंदर हमारी आबादी 132 करोड़ के करीब हो गई है और ये परिवार बैठते हैं केवल 32-33 करोड़, और 32 करोड़ में 10 करोड़ वो परिवार जो 5 लाख रुपए के लिए उसे बगैर इलाज के मरना नहीं पड़ेगा। खड़गे साहब जी को बताना है पैसा वहां जा रहा है जी गरीबों के लिए। ये पैसा अब तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए लंदन, पेरिस और शादी करने के लिए इटली में नहीं जाएगा, ये पैसा देश के गरीबों के व्यवस्था के अंदर लगेगा भाइयों। तो इसीलिए मैं बता देना चाहता हूं आपको। दूसरा वो कह रहे थे SC/ST को प्रमोशन रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, छाछ तो बोले छलनी बोले, इस पे 100 छेद। प्रमोशन मांग रहे हो, रिजर्वेशन में SC/ST को गुमराह कर रहे हो, और OBC का संवैधानिक अधिकार लेने के लिए सरकार कानून लेकर आई, उसको तुम पास नहीं कर रहे हो, उसका समर्थन नहीं कर रहे हो, और एक तरफ ढपली बजा रहे हो SC/ST को हम रिजर्वेशन चाहते हैं। मुंगेरी लाल के सपने दिखाकर 60 साल तक देश के लोगों को गुमराह करते रहे, लेकिन देश के लोगों को दिया कुछ नहीं आप लोगों ने। तो बताना खड़गे साहब को, अगर SC/ST OBC के लोगों का विकास चाहते हो तो OBC के इस बिल को पास कराएं जिसमें संविधान कमीशन की व्यवस्था करने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि गरीब को भी संवैधानिक दृष्टि से उसका OBC के वर्ग को अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा बोला था आपने 1 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। मैं फिर कहना चाहता हूं और भी अखबार पढ़ लिया करें, केवल नेशनल हेराल्ड के गिरना घूमे। 1 करोड़ लोगों की बात नहीं है, 1 करोड़ लोगों की बात नहीं है। मुद्रा बैंक के माध्यम से 5 करोड़ लोगों को रोजगार के लिए, जिसमें आपके पुराने वित्त मंत्री जी कहते पकोड़े बेचने वाले तो भिखारी हो गए हैं, उनको भिखारी बना रहे हैं। अगर मजदूरी करके सम्मान के साथ में रोटी कमा कर खाना चाहता है, दर की ठोकरें खाकर उसका बेटा शराबी नहीं बनना चाहता है, चोर नहीं बनना चाहता है, लुटेरा नहीं बनना चाहता है, इस गरीब का बेटा सम्मान की जिंदगी जीना चाहता है, अगर उसको चोर लुटेरा बनाया तो 65 साल के तुम्हारे शासन ने बनाया, 60 साल जो तुमने शासन किया 70 वर्ष में, आज 50। अभी एक बोल रहे थे सांसद महोदय, मैं बोला नहीं, माननीय अनंत कुमार
कुमार जी बैठे थे, मुझे डांट देते थे जब मैं बोलता था जी। वो बोल रहे थे मेरे क्षेत्र में बैंक मैनेजर ने किसी को एक लोन नहीं दिया, ये तुम्हारा फेलियर है। बैंक मैनेजर के पास गए क्यों नहीं, उनसे अधिकार पूछा नहीं, तुम्हें ज्ञान नहीं है इस बात का। चले गए, मैं दुष्यंत जी को रोक रहा था, रुकिए जरा, मैं पूछना चाहता हूं कि उसके रूप में कहां से उनका मुद्रा बैंक का लोन कहां से मिलता है। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं देश भर के सांसदों को, मुद्रा बैंक का लोन अगर कोई बैंक मैनेजर गरीब को नहीं देता है, उस बैंक मैनेजर का नाम, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की बात नहीं करता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं माननीय अपने पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी सांसद उस बैंक के मैनेजर का कोड नंबर मुझे दीजिए, मैं देखता हूं बैंक मैनेजर 5 महीने उस बैंक में कैसे रह जाता है जी। वो आप जनता के बीच में जाकर काम करोगे नहीं, यहां पर कोसने का काम करोगे हाउस को और सरकार को, क्योंकि आपको पता है आपके नीचे सब कुछ निकल गया। नोटबंदी के नाम से कह रहे हैं, नोटबंदी के कारण से देश के अंदर हाहाकार मच गई, गरीबों हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। केवल आपके माल के अंदर राहुल बाबा का माल सारा का सारा तिजोरी में बंद रह गया, कांग्रेस का माल रह गया। मायावती जी भी चिल्ला रही थी, मुलायम सिंह जी भी कह रहे थे मुझे एक महीने पहले बताना चाहिए था। तो नोटबंदी के कारण से मैं इकोनॉमिक मैं नोटबंदी, वेणु जी, ये नोटबंदी का परिणाम है कि जो भी चुनाव हुआ, लोकतंत्र में सर्टिफिकेट कौन देता है? डिग्री नहीं है पढ़ने के लिए, लोकतंत्र में सर्टिफिकेट देते वोट देने वाली देश की जनता। और जो भी चुनाव हुआ है, उस चुनाव के अंदर गरीब लोगों ने हमें चुना है, और पैसे तुम लोगों को, हमारे को बताते पैसे वालों की पार्टी, हमारे को कहते हैं तुम पैसे वालों के लिए काम कर रहे हो, हमारे को कहते हैं तुम कॉर्पोरेटर को दे रहे हो। एमएससी के अंदर अगर 5% की उनको छूट दे दी गई है, लघु उद्योग अगर लोग करेंगे, छोटे लोग, आपने लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हो कि वो वहां पर भाग गया, वो जहाज का मालिक कौन था जी? माल्या भाग गया, उसको लोन किसी ने दिया था? हमारे जमाने में लोन दिया था, किसने उनको दिया था? वेणु जी, आप लोगों ने दिया था उसको वैन। और माल्या भाग गए तो कह रहे आपने उसको पकड़ा क्यों नहीं? चोरी आप सिखाओगे और सत्ता में आने के बाद हम उनको पकड़ने के लिए बात करेंगे। तो इसीलिए आपने लोन दिया ना उनको, काय को लोन दिया आप लोगों ने उनको? अरे वेणु जी क्यों माल्या जी को लोन दिया आपने उनको? मैडम प्लीज, मैडम अभी तो बाकी चीज रह गई। देश की राजधानी दिल्ली को इन्होंने बर्बाद कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर गली शहरों में हाहाकार मच रहा है। 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार 2006 में, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार 2006 में, एमसीडी में कांग्रेस की सरकार 2006 में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दिल्ली को स्लम बनाने जा रहे हो, दिल्ली देश की राजधानी बर्बाद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा वहां पर जो रेजिडेंशियल के एरिया में जो कमर्शियल गतिविधि चल रही है वहां पर सीलिंग करनी चाहिए। 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपने केंद्र में सरकार, दिल्ली में सरकार, एमसीडी में सरकार रहते हुए कोई प्लानिंग, कोई योजना नहीं बनाई, और हर वर्ष वही लॉलीपॉप के नाम से एक के बाद 10 बार आप उस ऑर्डिनेंस को बढ़ाते चले गए। लेकिन दिल्ली की जनता के विकास के लिए, गांवों के रहने वाले लोगों को रोजगार कैसे मिले, उनकी जमीन एक बार हो गई, उसके लिए आपकी सरकार ने कोई चिंता नहीं की। और आज सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा अंत में आकर, जब इस केजरीवाल सरकार ने कहा कि हमें 2 साल का और टाइम दे दो। केजरीवाल साहब भी आपके बोए बीज हैं, 49 दिन में तुमने समर्थन दिया था, दोनों मामा फूफी के बन गए थे, बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को रोकने के बाद 49 दिन के लिए सत्ता में आ गए। सत्ता में आने के बाद उन्होंने कहा कि देखो मैं भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, स्टिंग कर लो, ये कर लो। और 2 महीने के लिए कुछ जो इंस्पेक्टर राज से लोग परेशान थे, जिसको जीएसटी में खत्म करने का काम किया जेटली साहब ने, वो जो लोगों को तंग करते थे, 49 दिन में लोगों ने डर की वजह से कोई रिश्वत भी सत्रानी जो गरीबों को लूटा करते थे तुम्हारे शासन में, लोगों ने सोचा ये तो बहुत बड़ा महादेव महाकाल रूप आ गया, केजरीवाल का भ्रष्टाचार समाप्त करेगा। 49 दिन की सरकार में कुछ हुआ नहीं, इसलिए उनको 67 सीटें तो दे दी, लेकिन 67 सीटें देने के पीछे 49 दिन में अगर वो सरकार तुम्हारे सहारे से ना चलाता तो आज दिल्ली को तड़पना नहीं पड़ता जो दिल्ली तड़प रही है। उस सीलिंग के माध्यम से लौटना चाहता हूं। जब उन्होंने कहा मुझे 2 साल का समय दो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब तक क्या करते रहे, अब तक क्या किया तुमने? नौटंकी की हुई है। और उस कमेटी को दोबारा जिंदा करके कहा कि दिल्ली के सभी इंडस्ट्रीज जो एकोमोडेट काम कर रहे हैं उनको सील कर दिया जाए। इसके कारण दिल्ली में सीलिंग आ गई। आपकी सरकार ने 2013 तक तुम्हारी शीला जी मुख्यमंत्री रही। पूछना चाहता हूं 35 लाख लोग अनधिकृत कॉलोनी में रहते हैं, केंद्र में आप सरकार में थे, क्यों वो कॉलोनी पास नहीं हुई? और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर उनमें तुम इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दे दोगे, बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करा दोगे, हमें कोई परहेज नहीं, उनको ऑथराइज कर दो। एक कॉलोनी पास नहीं हुई। या किसानों की बात करते हो, शीला जी मुख्यमंत्री थी, आपकी केंद्र में सरकार थी, दिल्ली में 5 जिलों में किसान रहते हैं, वहां पर वो
लैंड वो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी बनाकर और दिल्ली के अंदर किसानों को भी ट्यूबवेल लगाने की परमिशन नहीं दी जाती। उनके खेतों में पानी, दिल्ली में यमुना नदी में पानी है नहीं, नहरें हैं नहीं, वो किसान गरीब मर रहे हैं। और आज एक खुजलीवाल की सरकार बैठी हुई है, उनको कमीशन नहीं, उनको कनेक्शन लगाने का, बिजली का कनेक्शन नहीं देते हो। आपका ही भाई है वो, आपने पैदा किया है। संदीप दीक्षित का उसकी पत्नी के साथ में पार्टनरशिप है, दुनिया जानती है जो बसें चल रही हैं। इसलिए कांग्रेस के कुकर्मों का कारण दिल्ली के 2 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, वो जिस प्रकार से भुगत रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूं, सब आपके बोए बीज हैं, उनको काटना पड़ेगा। मोदी जी को काट रहे हैं धीरे धीरे। इसलिए 31 पॉइंट और मैं कहना चाहता हूं। आपने कहा बस लास्ट पॉइंट पे जी, नौजवानों के लिए क्या किया? गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता, गरीब है, पिता नौकरी कर रहा, उसका सहयोग करने चला गया, 9वीं में उसने पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से, तुम्हारी सरकारों के कारण अनस्किल्ड वर्कर कहकर उनका शोषण किया जाता रहा। इस कौशल विकास योजना के तहत जो भी कह रहे थे 17 करोड़ रुपया उसमें बजट में प्रोविजन किया गया है, उससे पिछले साल भी 15 करोड़ किया गया है। और कह रहे हैं कहीं सेंटर नहीं खुले। मैं एड्रेस देता हूं, ओखले में सेंटर खुला, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बदरपुर में खुला है, कापासेड़ा में खुला है, संगम विहार में खुला है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। पता नहीं वो चश्मा लगा रखा है कि सावन के अंधे को हरा हरा नजर आता है कि किसी की सावन के महीने में आंख फूट गई थी, अब आंख तो फूट गई हरे में सावन के महीने में, बाद में जब सूखा पड़ी तो उसको हमेशा हरा हरा नजर आता था। आपको केवल मोदी जी का विरोध नजर आता है, आप हकीकत को देखना चाहते नहीं हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से जो अनस्किल्ड वर्कर थे, जिनका शोषण होता था, उनको 6-7 हजार रुपए में निपटाते थे बड़े बड़े पैसे वाले लोग, आज उनको 600 प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। नर्स की ट्रेनिंग करेगा, वो लोहार का काम, वेल्डिंग का काम सीख सकता है, वो बढ़ई का काम सीख सकता है, साइकिल बनाने का काम सीखता है, क्योंकि बेचारा वो 9वीं 10वीं के बाद पढ़ नहीं पाया, उसकी गरीबी की, उसके परिवार की मजबूरी थी, पिता पढ़ा नहीं पाया था, पिता का छोटे मोटे काम में सहयोग करने जाता था, या पढ़ने का मन, बच्चे का पढ़ने में मन बनी होगा, इस कारण नहीं पढ़ पाया, तो अनस्किल्ड रहकर वो 70 साल तक उसका शोषण होता रहा, उसको उसकी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिला। आज ये मैं नहीं कह रहा कौशल योजना हम लेकर आए, कांग्रेस के टाइम से चली आ रही है, लेकिन पहले एक नेक्सस होता था कुछ नेताओं का, कुछ कांग्रेस नेताओं का, कुछ अधिकारियों का और कुछ और लोगों का, और झूठी एनजीओ बनाकर वो सेंटर खोले जाते थे, सरकारों से ग्रांट ली जाती थी। आज मोदी साहब की सरकार में कहा गया है, जो भी एनजीओ कौशल विकास केंद्र के तहत कोई भी किसी को ट्रेनिंग दे दी, जब तक उसकी 80% प्लेसमेंट नहीं देंगे, भारत की सरकार से उसको ग्रांट नहीं मिलेगी उस एजेंसी के रूप में। ये घोषणा उन्होंने किया मोदी सरकार ने। इसलिए आज वो लोग, कोई नर्स असिस्टेंट का, कोई रिसेप्शनिस्ट का, वो ट्रेनिंग बच्चियां लेती हैं जो गरीब घरों की बच्चियां हैं, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद आज वो कौशल पूर्ण करने के बाद जब वो स्किल्ड मजदूर हो जाता है, तो बस हो गया। वो जब स्किल्ड मजदूर हो जाता है तो आज उसको 7,000 में कोई उसका शोषण नहीं करेगा। उस कंपनी वाले को स्किल का सर्टिफिकेट दिखाकर 22,000 रुपए उसको तनख्वाह मिलेगी उस गरीब आदमी को। ये गरीब के लिए मोदी सरकार ने काम किया भाइयों। तो इसीलिए मेरे को टाइम थोड़ा कम है, मेरे पास मसाला बहुत है। बहन जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, माननीय दीक्षा जी से, कि माननीय दीक्षा जी से मुझे 5 मिनट समय और दे दे, तो मैं और कुछ इनके पोतले खोलना चाहता हूं जी। इसलिए प्लीज सिंधिया साहब ने एक बस लास्ट, सिंधिया साहब ने विदेश नीति के बारे में बोला। बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बड़े अच्छे घराने से आते हैं, लेकिन सिंधिया साहब इस देश की 70 साल की आजादी में चाइना ने कभी बोला था? आज चाइना का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कहता है कि बातचीत से ही मामला हल होगा, बातचीत से सुलझाएंगे। ये 70 साल में बोला था क्या किसी ने? वो डोकलाम के बाहर विदेश चाइना के अंदर वो सड़कें बना रहे हैं, अमीशन इकट्ठा कर रहे हैं। ये सिंधिया साहब को कैसे जानकारी है? ये सरकार के क्योंकि तुम्हारा नेता चुपके इस देश को अध्यस्त करने के लिए चाइना के राष्ट्राध्यक्षों से उनसे मिलते इस बात को लेकर। आपका नेता जाकर पाकिस्तान में कहता है हिंदुस्तान के अंदर से टॉलरेंस खत्म करना है तो मोदी जी को हटाना पड़ेगा। मोदी जी को हटाने के लिए पाकिस्तान के लोग वोट डालने आएंगे क्या? क्या कहना चाहता था? और तुम्हारा एक नेता जो सेंट्रल स्कूलों का चेयरमैन बना हुआ है, वो पत्रकार वार्ता में ये कहना चाहते थे कि आतंकवादियों को जाकर वो शह देना चाहते थे कि तुम हिंदुस्तान में जाओ और मोदी जी का कत्ल करो, ये कहना चाहते थे तुम्हारे नेता जाकर। इसलिए लोकतांत्रिक पद्धति के तहत मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, हो गया। कहा है एक प्रेस मीट में कहा है वेणु जी, खबर निकाल कर नेशनल हेराल्ड से अलावा और एक बार भी पढ़कर देख लीजिएगा। इसलिए ये कहा है। इसलिए विदेश नीति की बात करने वाले सिंधिया साहब होते तो मैं उनको बताता, उनको समझाता। वो कहते थे पाकिस्तान के अंदर तुम एक गोली मारोगे, एक लास्ट पॉइंट बस, एक गोली मारोगे
तो हम 10 मारेंगे। अखबार पढ़ते नहीं क्या आप? सर्जिकल स्ट्राइक देखा नहीं क्या आप? उन्होंने हमारे कैंप के हमारे जवानों के कैंप पर उन्होंने अटैक किया, 4 मार के गए, अगले दिन 8 मारे नहीं। आज तक जितने भी पाकिस्तान की तरफ से हमारे एक भी सैनिक अगर कत्ल होता है विद इन 3 डेज उसके 4 मार दिए जाते हैं। ये आंकड़े भी बताओ देश को। आप देश के लोगों को गुमराह करने के लिए नौजवानों का मजाक उड़ाते हो। तो देश की सीमा पर तपती दोपहरी में, कड़कड़ाती सर्दी के अंदर हम सोते हैं और वो पूरी रात प्रहरी के रूप में जगते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, वो कुछ कर नहीं रही है। इसलिए आप उस देश के नौजवानों का अगर मनोबल बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लिया जो 40 साल में तुम नहीं ले पाए, 1 रैंक 1 पेंशन लाने के बाद उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस एनडीए की सरकार ने किया है वेणु साहब। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि सिंधिया साहब अगर विदेशी पॉलिसी, किसी भी पॉलिसी की बात करें, वो एक एक करके पॉलिसी में डिबेट करके बैठ जाएं, लेकिन देश को गुमराह ना करें। खड़गे साहब बड़े नेता हैं, उनको लोग सुन के सोचते होंगे बड़े हैं, सीनियर हैं, जो बोल रहे होंगे सच्ची बोल रहे होंगे, लेकिन इससे देश की, इससे पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी खत्म होती है, विश्वसनीयता भंग होती है। ये कल कैसे बोल रहे थे, आज कैसे बोल रहे हैं? इसलिए जिम्मेवार लोगों को कम से कम इस सदन के अंदर तो जिम्मेवारी की बात बोलनी चाहिए। यही कहकर मैं पुनः अध्यक्षा जी को धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।